Okay guys, so start करते हैं. So in previous class we already discussed about the network topics and the introduction part of the hacking in previous sessions. So now today's session is basically based on the information gathering and the digital footprinting. तो ये होता क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर हम करते कैसे हैं, डिजिटल फुटप्रिंटिंग कैसे हम कर सकते हैं, लोगों के विक्टिम्स जो हैं हमारे पास या जो भी आपके पीपल्स हैं उसके लिए हम इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे, किसी एप्लीकेशन की कैसे गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन. ये सारी चीजें करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि हैकिंग की एक बेसिक लाइफ साइकिल क्या है. लाइक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हैकिंग जो हम करते हैं वो किसी ना किसी एक लाइफ साइकिल के थ्रू डन होती है. तो जो बेसिक लाइफ साइकिल है हैकिंग की, उसके अंदर टोटल आपके फेजेस 5 हैं, यानी टोटल 5 फेजेस इज इंक्लूडेड इनटू द हैकिंग लाइफ साइकिल. तो इस लाइफ साइकिल में बेसिकली सबसे पहला फेज है जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज, जिसे डिजिटल फुटप्रिंटिंग भी बोला जाता है, जिसे रिकॉग्निशन फेज भी बोला जाता है और रिकॉन फेज भी बोला जाता है. ठीक है, अलग अलग नेम्स हैं. अलग अलग नेम्स जो हैं वो आपको कहीं आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो हो सकता है आपको रिकॉन फेज लिखा हुआ मिले, हो सकता है रिकॉग्निशन फेज लिखा हुआ मिले, हो सकता है डिजिटल फुटप्रिंटिंग फेज लिखा हुआ मिले. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हम बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर ही करते हैं. सो you can say that is the most cruel part of the hacking, and in which we are basically going to find out the information about the target as much as possible. अपने टारगेट के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना, यानी उनका डिजिटल फुटप्रिंट रिकॉग्निशन पार्ट को परफॉर्म करना, एंड वो किस तरीके से हैक हो सकता है ये चीजें पता करना. दिस इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज. अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग अलग अलग तरीके से होती है, जैसे कि आपकी नेटवर्क स्पेसिफिक होगी, आपकी टारगेट स्पेसिफिक होगी, जिसमें हम एप्लीकेशन स्पेस भी करते हैं लाइक वेब एप्लीकेशंस के लिए, या फिर ह्यूमन स्पेसिफिक कर सकते हैं, या पर्टिकुलर किसी कंपनी के होल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं. तो ये अलग अलग फेजेस करेंगे. तो ये पहला प्री फेज हैकिंग फेज भी बोलते हैं, इसे प्री हैकिंग फेज भी बोला जाता है, बिकॉज आप हैकिंग करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत पता तो करोगे ना. डेफिनेटली, राइट. तो जो आप उसके बारे में पता करते हो, उसके डिटेल्स निकालते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज. दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ हैकिंग लाइफ साइकिल. नेक्स्ट आता है स्कैनिंग फेज. अब देखो स्कैनिंग के अंदर क्या है, स्कैनिंग में हम दो फेजेस परफॉर्म करते हैं विद इन स्कैनिंग. पहला स्कैनिंग फेज होता है दैट इज कंप्लीटली टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम. स्कैनिंग करके हम इंफॉर्मेशन गैदर भी करते हैं विक्टिम के बारे में. विक्टिम या टारगेट आईपी बोल सकते हो या टारगेट बोल सकते हो. ठीक है, तो उस टारगेट के बारे में सबसे पहले आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना है बाय द स्कैनिंग फेज. तो स्कैनिंग फेज हम करते हैं. एक मिनट रुकना यार. हाँ, तो स्कैनिंग फेज में हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम पहले तो स्कैनिंग करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. लाइक विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गैदरिंग बाय द स्कैनिंग फेज. जैसे कि कोई एक टारगेट आईपी है, उस टारगेट आईपी में आप क्या करोगे, स्कैन करके पता करोगे कि यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज एंड पोर्ट नंबर एक्टिव है. ठीक है, तो ये हो गया पहला स्कैनिंग फेज ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग. दूसरा स्कैनिंग फेज होता है टू फाइंड आउट द वल्नरेबिलिटीज. अब जो सर्विसेज ओपन है या जो आपके पोर्ट नंबर ओपन है, उनमें से कौन से ऐसे वर्जन्स हैं जिनको हम वल्नरेबल कर सकते हैं या ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं. राइट, ठीक है. सो दिस इज अ सेकंड फेज ऑफ स्कैनिंग कॉल्ड एज अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वाया द स्कैनिंग फेज. हाँ, अब आप पूछो क्या पूछ रहे थे. हाँ, मैं यही क्वेश्चन था कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग और स्कैनिंग मतलब डिफरेंस क्या है, बस यही था. आ गया ना डिफरेंस. हाँ, मेरे को समझ आ गया. बढ़िया. नेक्स्ट है गेनिंग एक्सेस. गेनिंग एक्सेस, दिस इज द फेज ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग फेज. अब देखो यहाँ पे पीटी फेज है. ठीक है, कंप्लीट. अब आपने वल्नरेबिलिटी तो फाइंड आउट कर ली किसमें, स्कैनिंग फेज के अंदर. ठीक है, उस वल्नरेबिलिटीज को यूज करके उस पर्टिकुलर सिस्टम का या नेटवर्क का या टारगेट का एक्सेस कैसे लेना है, ये आपको बताता है गेनिंग एक्सेस. ओके, ठीक. तो आई होप गेनिंग एक्सेस क्लियर है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइट्स यूज करते हैं, ऑक्सिलरीज यूज करते हैं. लाइक अगर जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर हमें टेलनेट या एसएसएच मिलता है तो हम उसके थ्रू लॉगिन ले सकते हैं, है ना, ऑक्सिलरीज के थ्रू. या फिर हम अगर पर्टिकुलर लाइक हमें एफटीपी मिलता है या कोई एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वल्नरेबिलिटी दैट इज
फाइल वर्नेबिलिटी, तो हम उस केस में एक्सप्लॉइट्स का यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो आएगा आपका गेनिंग एक्सेस फेज में, यानी उसका एक्सेस लेके आप क्या क्या चीजें वहां पे कर पाओगे, वो पार्ट आता है पीटी, दैट इज द थर्ड फेज ऑफ गेनिंग एक्सेस। ओके। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग एक्सेस। नाउ व्हाट इज दैट मेंटेनिंग एक्सेस? अब देखो, एक बार आपने उसका एक्सेस तो ले लिया, क्या वो एक्सेस जब वो सिस्टम अपना बंद कर देगा पर्सन, तो उसके बाद क्या वो एक्सेस आपका बंद नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। हाँ जी। मेंटेनिंग एक्सेस की, तो मेंटेनिंग एक्सेस में क्या है, आपने एक बार उसका परसिस्टेंस ले लिया, एक्सेस ले लिया गेनिंग एक्सेस के थ्रू, राइट। अब वो जिस पोर्ट के थ्रू आपने एक्सेस लिया है, आपने जो भी माइंड मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट वहां पे यूज किया या जो भी वर्नेबिलिटी यूज करी, उससे हो सकता है यूजर से क्लिक कराया, कोई मेलवेयर इंस्टॉल कराया, तो उसके बाद जो ही नहीं है ना कि दोबारा आप वो काम कर पाओ, अगर एक बार एक्सेस खत्म हो गया तो, है ना। तो उसके लिए जो हम वहां पे परसिस्टेंस कोड अपलोड करते हैं, दैट इज ए स्क्रिप्टिंग कोड, दैट इज ए पार्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्सेस, कि जब चाहे हम उसको एज ए बॉटनेट एवरी टाइम यूज कर सकें। मतलब जो रजिस्ट्रीज में भी जैसे चेंजेस करके परसिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। एग्जैक्टली, है ना। बैकडोर लाइक हम होता है कोई स्टार्टअप स्क्रिप्ट में। कोड वहां पे अपलोड कर सकते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम किसी टाइप की लाइक बैश स्क्रिप्टिंग अपलोड कर सकते हैं, है ना। बैकडोर डाल सकते हैं जो या फिर स्टार्टअप पे हो जाए एकदम ऑन। या एग्जैक्टली या तो हम उसे स्टार्टअप पे, रूट किट पे डाल सकते हैं, बिल्कुल बूट बिल्कुल। सेक्टर पे डाल सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि हमें कॉन्टिन्यूसली मेंटेन एक्सेस मिलता एक्सेस है। रहेगा, हाँ जी। राइट। सो वो हमारा पार्ट है मेंटेनिंग एक्सेस का, ठीक है। जो उसके बाद आती है कवर ट्रैक्स एंड क्लियर ट्रैक्स, जिसे हम कहते हैं लॉग फाइल्स। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली कि हम ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स यानी कि लॉग्स होते हैं। अब आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो उनके लॉग बन रहे होंगे, बिल्कुल। है ना। उन लॉग्स को क्लियर करना ऑन द आर साइड, यानी कि अटैकर साइड, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लियरिंग ट्रैक्स एंड लॉग ट्रैक्स, ओके। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है मेरा कि लॉग्स ये अपनी मशीन पे मतलब बात कर रहे हैं या अटैक जिसके हमने टारगेट जो हमारी उसकी मशीन की बात कर रहे हैं। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो आप विक्टिम मशीन पे अगर लॉग क्लियर भी कर दोगे, तब भी अगर आपका परसिस्टेंस कंटिन्यूअस बना हुआ है, तब भी वहां कौन पे सा नहीं आईपी कर एड्रेस सकते। तो आपका ऑलवेज रह ही जाएगा, हाँ जी। है ना। तो उस केस में आपको अपने एंड से लॉग्स को क्लियर करना होता है, कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटर इन चांस आपको ट्रैक करता हुआ पहुंच जाए, तो आपके सिस्टम को अगर वो अपने उस कस्टडी में लेता है, तो उसके अंदर लॉग्स कुछ ना मिले। ओके गॉट इट। तो अगर लॉग्स नहीं मिलेंगे तो इवन देन आप ये कह सकते हो कि जी मैंने तो किया ही नहीं है, हाँ जी हाँ जी। है ना। तो ये पार्ट होता है क्लियर लॉग्स का। ओके। आप उसके एंड पे कर सकते हो अगर आपके पास एक्सेस है, लेकिन एक लॉग हमेशा रह जाएगा, डेट इज अ क्लियरिंग ट्रैक्स, उसका आईपी एड्रेस का, और ये भी एक लॉग रहेगा कि आपने कुछ डिलीट किया था, ओके ठीक है। राइट। और ये लॉग्स हमें मतलब दिख सकते हैं वहां पर। हाँ, लॉग्स हमें दिख सकते हैं उसकी फाइल्स के अंदर, जैसे विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट लॉग्स बनते हैं, है ना। आपके लिनक्स में भी लॉग्स बनते हैं, आपके सर्वर पे भी लॉग्स बनते हैं, अगर आपने सर्वर पे काम किया है किसी वेब एप्लीकेशन होस्टिंग पे, तो आपने वहां पे भी देखा होगा लॉग्स बनते हैं, है ना। तो इन लॉग्स को हम देखेंगे भी, रिकॉर्ड भी करेंगे, जब हम मेलवेयर सेक्शन अपना करेंगे ना, तो वहां पे हम इन लॉग्स को रीड भी करेंगे कि कैसे होते हैं। ये जो लॉग्स है मतलब इसमें किस तरह की आ सकती है इंफॉर्मेशन। एक तो आईपी तो आपने बता दिया ठीक है जो देखो, इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या आती है, आपका पूरा एक्टिविटीज जो भी आप कर रहे हो, इवन एंड आपके लॉग्स दो तरीके से रिकॉर्ड होते हैं, या तो वो आपके हो सकते हैं स्क्रीनशॉट्स के फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो, ठीक है, या तो वो हो सकता है आपके कमांड बेस पे रिकॉर्ड हो। ठीक है। कमांड बेस में आपने जो भी कमांड यूज किया है वो लॉग, वो हो सकता है आपने जो भी कीबोर्ड से टाइप किया है, चाहे आपने नॉर्मल एक सेंटेंस ही क्यों ना टाइप किया, वो भी एक लॉग है। गॉट इट समझ गया कि मैंने किया है ये चीज। समझ गया मैं थ्रेड हंटिंग के थ्रू ना हम ये चीज देखते हैं कि कौन एग्जैक्टली से exactly. सर्वर्स पे आप किसने लॉग इन किया है और किसने क्या कमांड चलाया और कौन से प्रोसेस के थ्रू चलाया। बिल्कुल, ये आपने शायद थ्रेडिंग में किया होगा पार्ट, है हाँ ना। जी हाँ जी बिल्कुल। माइटर अटैक्स जो है ना उसमें टेक्निक जो मिली हुई है उसमें में से, कई टेक्निक्स में आता है ये शो होता है। बढ़िया, तो अब तो क्लियर हो गया ना लॉग क्या हाँ। है। बस मेरे को एक चीज और जाननी है कि हाँ हाँ, इसमें जो लॉग्स जो मशीन पे जनरेट होते हैं वो एक सिंगल फाइल में हो सकती है या मल्टीपल मतलब कोई भी अलग नाम से जनरेट हो सकती है। लॉग फाइल के नाम से ही जनरेट होती है, एक लॉग डॉट टीएक्सटी के नाम से। तो अगर मैं किसी की मशीन का एक्सेस लेके उस फाइल को रीड ओनली कर दूं तो वो नहीं बनेगी मतलब दोबारा उसमें अपडेट नहीं होगी राइट। नाउ लुक एट हियर,
हाँ जी दिख रहा है। ये को दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी। अब मैं इसे ओपन नहीं करने वाला, बट स्टिल यहाँ पे आपको लॉग दिख रहे होंगे कि एक लॉग फाइल मुझे मिल रही है। आप अपने सिस्टम के अंदर लॉग फाइल ओपन करके चेक कर सकते हो। ओके ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर मैं रीड ओनली कर दूंगा फिर तो तो केवल रीड, हाँ जी तो उसके अंदर होगा क्या कि उसके अंदर देखो, आपने अगर इस फाइल को रीड ओनली कर दिया, ये बनते हैं डेट वाइज। अगर आपने ध्यान से देखो तो यहाँ पे बन रही है डेट वाइज लॉग बन रहे हैं। आ वही गया लॉग बात, तो डॉट वो टीएक्सटी। सिंगल फाइल में रोज बनेंगे, मतलब जब भी मैं एक्सेस लूंगा तो मुझे जब भी आप एक्सेस लोगे, जब भी उसमें कोई भी देंगे। एक्टिविटी होगी, वो डेट वाइज लॉग बनते हैं। तो यहाँ पे देखो डेट वाइज लॉग क्रिएटेड है ना। मैं क्लियर करता रहता हूँ, तो जो बचा हुआ है वो दिखा रहा है आपको। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपके सिस्टम 32 में होते हैं। डायरेक्टरी की हाँ अगर जी हम बात करें, सिस्टम 32 में आपको मिलते हैं। एवरी एप्लीकेशन के लॉग्स भी होते हैं, हर एप्लीकेशन का एक लॉग होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर गूगल क्रोम यूज करते हो, उसका भी एक लॉग बनेगा। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करोगे, उसके लॉग्स होंगे। तो उन लॉग्स को आपको क्लियर करना होता है। ओके ठीक गॉट। ठीक है, हाँ जी तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड लाइक हैकिंग, लाइफ साइकिल ऑफ हैकिंग, राइट? हाँ जी तो क्लियर हो गई ना लाइफ हाँ जी हाँ साइकिल जी ऑफ हैकिंग यार। इसके हाँ अंदर जी 5 फेजेस हैं। इन्हीं 5 फेजेस का हम यूज करते हैं हैकिंग के अंदर, जिसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे 1 से लेके 5 के बीच में। हाँ जी गॉट। ठीक है, हाँ जी अब आप कोई सी भी फील्ड सिलेक्ट कर लो साइबर सिक्योरिटी के अंदर। उन सारी फील्ड्स में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक यही स्टेप्स फॉलो होती हैं। बिल्कुल आप मेलवेयर ले लो, तब भी आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी विक्टिम के बारे में। आप बिल्कुल नॉर्मल अगर वेब पीटी ले लो, तब भी उसमें आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कोई और लेते हो, लाइक मोबाइल लेते हो, उसमें भी आपको करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन गैदरिंग फर्स्ट, ओके है ना। हाँ जी पांचों फेजेस आपके यही फॉलो होंगे, एवरी टाइप ऑफ एवरी डोमेन इन साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो अब एक एक डोमेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से, दैट इज द इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज, दैट इज फर्स्ट फेज। इसको बोलते हैं फुटप्रिंटिंग फेज। ठीक है, ठीक है so footprinting है क्या, या डिजिटल फुटप्रिंटिंग है क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर गैदरिंग पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या टारगेट के बारे में एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन गैदर करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ रिकॉग्निशन फेज। ओके ठीक है, हाँ जी जिसमें हम करते क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के, टू कलेक्ट as much as possible about the target information, that is divided into two parts. नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे और टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। ठीक है, ओके ठीक तो है नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है किसी पर्टिकुलर एक टारगेट के लिए, जो कि कोई भी हो सकता है। एक होस्ट भी हो सकता है, एक नेटवर्क भी हो सकता है, और एक पर्टिकुलर आपका वेब एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, या फिर ह्यूमन भी हो सकता है। ठीक है ठीक है, सो नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं, लेट्स सी। नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले उस नेटवर्क में कनेक्ट होना कंपलसरी है। फर्स्टली यू आर जस्ट गोइंग टू कनेक्ट विद द नेटवर्क टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दिस इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ वीएपीटी। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो फॉर ए वीएपीटी या वीएपीटी एनालिस्ट आप बनते हो, तो उस केस में जो स्टेप्स फॉलो होती हैं नंबर 1 से, वो यही है कि फर्स्टली यू नीड टू कनेक्ट इन अ नेटवर्क फर्स्ट। ओके ठीक, कनेक्ट होने के बाद आप करते हो वहां से इंफॉर्मेशन गैदर। क्या इंफॉर्मेशन गैदर करोगे? सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, नाउ हाउ मेनी पीपल्स आर कनेक्टेड इन देयर नेटवर्क, यानी उस नेटवर्क के अंदर कितने लोग कनेक्टेड हैं। इस चीज को पता करने के लिए लोग कनेक्टेड से मतलब है कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, सेकंड होगा कि वो जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको आईपी एड्रेस क्या अलॉट हुआ है, एंड किस सीरीज का आईपी एड्रेस अलॉट हुआ है। ठीक ठीक है, है एंड जो थर्ड वन होगा, वो ये आप पता करोगे कि जो भी कनेक्टेड डिवाइस है उनके मैक एड्रेस क्या है, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि डिवाइस का टाइप क्या है। बिल्कुल ठीक है, हाँ सो जी दीज आर 3 स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में नंबर 1 से। ठीक है,
तो इसके लिए टूल्स हैं, लाइक अगर आप विंडोज बेस्ड टूल यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज अ सॉफ्ट परफेक्ट स्कैनर एंड नेटस्कैन यूज कर सकते हो, या GFI लैंडगार्ड यूज कर सकते हो। बोथ आर द पेड टूल्स, और बहुत रेयर कंडीशंस में विंडोज बेस्ड टूल का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी भी कंपनी में पीटी के लिए जाओगे या VA के लिए भी जाओगे, तो दे आर यूजिंग अ सिंपल टूल्स दैट इज बेस्ड ऑन द लिनक्स। ओके। एंड लिनक्स टूल हैं वो कौन से हैं, जैसे कि Nmap दैट इज अ नेटवर्क मैपर टूल, ZenMap दैट इज अ GUI वर्जन ऑफ Nmap। ठीक, इसके अलावा कुछ टूल्स और हैं, वो भी हम देखेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय अनदर स्क्रीन सो यू विल सी द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, ओके, श्योर। ओके। सो हमारा जो सबसे पहला कमांड है जो हम यूज करेंगे यहाँ पर, वो कौन सा है, दैट इज अ ARP स्कैन। ओके, गलत हो गया, ARP स्कैन। ओके, अगर आपको किसी भी टूल के बारे में नहीं पता है तो यू जस्ट यूज द मैन कमांड बिफोर द टूल, सो इट विल गिव यू द मैनुअल ऑफ द टूल नेम, राइट। जो भी टूल है उसकी आपको पूरी मैनुअल ओपन करके देगा, तो आप रीड कर सकते हो कि क्या है उसके बारे में। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, दैट इज ARP स्कैनर, और इसको यूज करने का तरीका है ARP स्कैन ऑप्शंस एंड होस्ट। हम इसे लोकल नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं, लोकल नेट के थ्रू, राइट। तो हम इसे विद इन ए नेटवर्क है, तो हम विद इन ए नेटवर्क इसको यूज करेंगे। हाउ, कैसे यूज करना है, दैट इज सिंपल कमांड ARP स्कैन -L। ठीक है, ओके। नाउ जस्ट प्रेस एंटर एंड जस्ट वेट। तो ये आपको सारे आईपी एड्रेसेस यहाँ पे दिखा देगा जो जो यहाँ पे कनेक्टेड है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब भी आप किसी कंपनी में करते हो ये काम, तो आप इसको दो नेटवर्क्स के ऊपर चेक कर सकते हो। एक तो आप इसे ईथरनेट इंटरफेस पे चेक करते हो, दूसरा आप इसे वायरलेस नेटवर्क के ऊपर भी चेक करते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ डिवाइसेस आपके ईथरनेट से कनेक्टेड हो, कुछ डिवाइस आपके वायरलेस से कनेक्टेड हो। ओके, जैसे अभी ये इथरनेट वाले दिखा रहा है, जैसे ये ईथरनेट वाला है, ठीक है। ARP स्कैन जो हमने यूज किया है वो हमने किया है ईथरनेट के ऊपर, ठीक है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे 22 पैकेट रिसीव्ड हुए हैं, इट मींस 22 पीपल्स यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, जो कनेक्टेड डिवाइसेस है उनकी कुछ आईपी एड्रेसेस हैं, राइट। उन आईपी एड्रेसेस में आपके मैक एड्रेसेस मिल रहे हैं, मैक एड्रेसेस के बेस पे हमें उनका मैक वेंडर पता चल रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। मैक वेंडर पता करने का एक और तरीका होता है कि आप नॉर्मली अपना ब्राउजर ओपन कर लो, फायरफॉक्स या जो भी आपके पास ब्राउजर है, और उसमें आप यहाँ पे सर्च कर लो मैक वेंडर लुकअप। और ये जो अननोन आ रहे हैं वो कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं? ये जो अननोन, हाँ क्या कह रहे हो, वो उसमें मिल जाएंगे ना फिर मेरे ख्याल वेंडर लुकअप में जो नहीं, ये जो अननोन डिवाइसेस आ रहे हैं ये आपके पता है क्या है, ये हो सकते हैं या तो वहां पे मैक एड्रेस को हाइड किया गया है, ठीक है, कस्टम मैक एड्रेस यूज कर रहे हैं वो लोग, तो अननोन दिखा रहा है आपको, या फिर हो सकता है वो किसी टाइप की वर्चुअल मशीन है, दैट्स व्हाई वो अननोन दिखा रहा है आपको। ओके, ठीक है। दो रीजन बनते हैं, या तो अननोन है या तो कस्टम मैक एड्रेस यूज हो रहा है। तो कस्टम मैक एड्रेस में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मैक एड्रेस आइडेंटिफाई कैसे करता है ये समझो, आपके टोटल 48 बिट का मैक एड्रेस होता है, राइट। उसमें 24 बिट जो स्टार्टिंग के होते हैं उसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये किस कंपनी का है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी रोल नंबर की, तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर में सबसे पहले जो स्टार्टिंग के नंबर्स होते हैं वो बताते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की है, राइट। सेकंड बताते हैं कि किस कॉलेज का है, थर्ड बताता है आपकी ब्रांच क्या होगी, और जो लास्ट होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपका यूनिक नंबर क्या है ना। तो सेम चीज है यहाँ पर, स्टार्टिंग का जो आपका 24 बिट्स है इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो डिवाइस किस वेंडर का है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया मैक वेंडर लुकअप। अच्छा, एक वेबसाइट पे हमें कभी भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम क्या कहते हैं, रिजल्ट को ट्रू नहीं मानते, हम एटलीस्ट उसको 2 से 3 के ऊपर चेक करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो है किसका, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक पहले ये वाला चेक कर रहा हूँ जो कि मोटरोला मोबिलिटी टेक्नोलॉजी का है, यानी मोटरोला का फोन होगा। लेट्स सी फर्स्ट, तो ये मुझे बता रहा है मोटरोला का, बट ये मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है ना। तो मैं दूसरी वेबसाइट पे चला गया, मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट किया, एंटर किया, इसने कहा नो वेंडर एग्जिस्ट, ये फाइंड आउट नहीं कर पाया। तीसरे पे चला गया, मैंने यहाँ पे जाके टाइप किया, सर्च किया, इसने बताया मुझे मोटरोला सॉल्यूशंस का है ये, डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो ये ओपन करके आपको दिखाएगा।
ये आपको बता रहा है मोटरोला सॉल्यूशन 1 मोटरोला प्लाजा, एड्रेस दिखा रहा है, वेंडर कोड दिखा रहा है, आपको कंट्री बता रहा है कहाँ की है, कंट्री कोड कहाँ का है, वेंडर होम पेज क्या है इसका, और इसके थ्रू असाइन कौन कौन से करे गए हैं मैक एड्रेस वो बता रहा है, कितने फॉर्मेट के मैक एड्रेस ये असाइन करता है। बट यहाँ पे ये मोटरोला वुहान आ रहा है, ये तो चाइना में, और इस वाले लोकेशन पे यूएस आ रहा है। किस में आ रहा है? ये जो सीएमडी पे टर्मिनल पे जो खुला है उसमें मोटरोला वुहान आ रहा है ना, वो ब्रैकेट में। हाँ हाँ ये तो चाइना में, बट ये आपने जो भी ये सर्च किया यहाँ पे ये हाँ। यूएस का लोकेशन आ रहा है। हाँ, लोकेशन क्या होती है कि जो ये डिजाइन किया गया था, ये डिजाइन कहाँ से किया गया था ये वो बताता है आपको, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपको ट्रू नहीं दिखाता है, समझ रहे हो? हाँ, जैसे एक ये भी है, क्या कहते हैं, मतलब हो सकता है कि डिटेल्स करेक्ट ना हो कभी। हाँ मे भी हो सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, ये भी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, बट स्टिल कुछ कुछ डिटेल्स तो आपको सही दिखाई देते हैं। देखो जैसे ये देखो, ये लो ये सही डिटेल दे रहा है। हाँ, यहाँ सही डिटेल। तो जो ही नहीं कि जो साइट पे हमने चेक किया वो सही हो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम किसी एक साइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, एटलीस्ट वी आर गोइंग टू चेक ओवर दिस 3 to 4 साइट्स। आप 3 से 4 पे चेक करो ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि वो कहाँ का है। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्टिंग का नंबर जो 24 बिट्स थे वो आपको पता चल गए, उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया, बाकी के जो हैं वो इसके यूनिक एड्रेसेस हैं। तो कहाँ से 00 से लेके FFF तक जाता है, बिकॉज क्या है ये हेक्साडेसिमल है, राइट? जी बिल्कुल। ओके, फिर तो चेक कर लोगे। अच्छा, इसके लिए एक टूल भी है, जैसे ये वाला एक टूल है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, पाइथन बेस्ड टूल है, पिप इंस्टॉल मैक वेंडर लुकअप। ठीक है, और इसको नॉर्मली इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज कैसे करोगे, आपने इंस्टॉल कर लिया, फिर आपको अपने टर्मिनल पे डालना है मैक वेंडर लुकअप, टूल का नाम और मैक एड्रेस। तो जो भी उसके डिक्शनरी में मैक एड्रेसेस के एड्रेसेस स्टोर हैं, ये उनका सबका आपको एड्रेस दिखा देगा यहाँ पे। ओके, तो ये नए मैक एड्रेसेस जो आते हैं ये उनको भी अपडेट करता रहता है अपने पास या कैसे होता है? डिक्शनरीज अपडेट होती है, डेटाबेसेस इसके अपडेट हाँ। होते रहते हैं। आपके पास नया अपडेट का वो आ जाता है, जैसे हमारे पास नए अपडेट्स के लिंक नहीं आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं बेसिकली हाँ जी। कि टूल में अपडेट आया है। तो जो भी टूल्स के अपडेट के आपको वो मिलते हैं नोटिफिकेशन, वो आपको क्या करते हैं, उनके डेटाबेस अपडेट के हो सकते हैं या वर्जन अपडेट के हो सकते हैं। तो अगर नया उनने अपडेट किया अपने सर्वर पे, तो आपको एक लिंक मिल जाए, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसे अपडेट कर लो। ठीक है। इसको मतलब वैसे यूज कैसे करना है, बेसिकली इंस्टॉल कैसे करना है, थोड़ा आप बताएंगे? ये देखो, ये लिखा, इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं है, बेसिक टेक्निक, बस आपको पिप इंस्टॉल मैक एड्रेस लुकअप करना है, जिसके लिए आपको पहले पिप इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर, दैट इज अ पैकेज ऑफ पाइथन। ओके। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो, और उसके बाद ये सब कुछ नहीं करना आपको, अपडेट के कमांड से ये सब आपको कुछ नहीं यूज करना, जस्ट सिंपल आपको उसके बाद इंस्टॉल के बाद डायरेक्ट टूल को यूज करना है। ठीक है। ठीक ओके। है, तो ये वैसे पावर शेल के थ्रू हो सकता है, मतलब कर सकते हैं फेच, या पाइथन प्रॉपर वैसे ही डालना पड़ेगा? आपको पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए आपके उसमें, इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि ठीक। ये टूल जो है वो पाइथन बेस्ड बनाया गया है हम्म। और पिप पैकेज के थ्रू ही चलता है। ओके, ठीक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, राइट? अब इसके अलावा दूसरा जो टूल है हमारे पास, इसको क्लियर कर देते हैं। दूसरा टूल है जिसका नाम है नेट डिस्कवर। ओके। एंटर करोगे, ये सबनेटिंग यूज करता है 16 की। ओके, ठीक है। तो सबनेटिंग ऑफ 16 के ऊपर अगर ऊपर ध्यान से देखो, तो ये देखो स्कैन कर रहा है 192.168 और थर्ड ऑक्टेट को स्कैन कर रहा है, बिकॉज 16 सबनेटिंग में हमारे 8 ऑक्टेट क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए, 16 ऑक्टेट फिक्स हो गए, राइट? 16 बिट फिक्स हो गए, 2 ऑक्टेट फिक्स हो गए, तो उस केस में हमारे पास क्या है, थर्ड वाले को इसने स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके स्कैन करने के साथ ये आपको बता रहा है यहाँ पे 66 पोस्ट को इसने स्कैन कर रहा है अभी तक, 74, क्या बात है। तो अभी ये मतलब किस पे स्कैन कर रहा है अभी ये इस वक्त? ये लोकल नेटवर्क पे कर रहा है, लोकल विलेन नेटवर्क। तो ये अपनी मशीन के दिखा रहा है मेरे ख्याल सारे मैक एड्रेसेस जरा। हाँ, ये कुछ
क्योंकि 1.1 वाला तो आपका राउटर हो गया, नेटगियर जो है 1.1 वाला तो राउटर है, ठीक है। उसके बाद ये इसको मिल रहे हैं, किसी ने कोई प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कोई चेंजेस कर रहा है बैठा हुआ राउटर में आईपीस का, है ना। क्योंकि इस सीरीज की जो आईपी है ये स्टैटिक आईपी के उससे उसने सेट करी है, तो कोई चेंजेस कर रहा होगा राउटर में, दैट्स व्हाई यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम इसको इफेक्टिव वे में और यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं, लाइक -i के साथ इंटरफेस बता देते हैं, दैट इज ETH0, ठीक है, ईथरनेट। अगर आपके पास वैन लगा हुआ है तो आप WLAN 0 लगा सकते हो वहां पे वायरलेस पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ETH0 यूज किया है, ETH0। दूसरा फिर उसके साथ आप रेंज बता दो कि आपको किस रेंज पे करना है, तो मैंने 192.168.1.1/16 पे इसको स्कैन कराया है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपको नेट डिस्कवर के थ्रू सही रिजल्ट नहीं दिखा रहा है ना, जैसे यहाँ पे आप देख लो ARP स्कैन में हमें रिजल्ट ट्रू मिला था, बट यहाँ पे क्या है स्कैन में हमें क्या रिजल्ट, क्या बहुत ज्यादा स्टैटिक आईपी जो इसके अंदर कैशे में स्टोर है उनका दिखा रहा है मेरे को, ओके। है ना। तो उस केस में हम एक और टूल यूज कर सकते हैं, दैट इज Nmap, ठीक। तो Nmap में हम स्क्रिप्ट यहाँ पे चलाएंगे, फिर SN नंबर ऑफ नोड्स को फाइंड आउट करेंगे 192.168.1.1/16 पे, ठीक है। या हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे आई नो वेरी वेल कि सीरीज यूज हो रही है 1 की, तो वी कैन यूज 24, ठीक है। ठीक है। नाउ जस्ट प्रेस एंटर एंड लेट्स वेट। अभी इसमें जो हमने ये राउटर वाला आईपी डाला है, ये वायरलेस रेंजेस आगे आसपास की देख रहा है या कैसे, मतलब ये केवल ईथरनेट पे काम कर रहा है, इथरनेट पे काम कर रहा है। और ये -SN का क्या मतलब था? स्क्रिप्ट -s का मतलब होता है स्क्रिप्ट चलाओ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स, n का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। ठीक है। तो इसने पता किया मेरे को कि उस सीरीज के थ्रू कितने लोग कनेक्टेड हैं, तो लेट्स सी हियर कि यहाँ पे आपको बता रहा है टोटल नीचे देयर 15 होस्ट आर कनेक्टेड, ठीक है। तो उस राउटर से जो भी पैकेट आपके जा रहे हैं उन पैकेट्स को इसने कैप्चर किया और ये स्कैन करके बता रहा है ऑन द बोथ ऑफ बेसिस कि आपके जो ईथरनेट से कनेक्टेड हैं और जो आपके वायरलेस से कनेक्टेड हैं दोनों के, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे बता रहा सबसे पहला कि राउटर लॉगिन का है, आईपी ये है, होस्ट इज अब बता रहा है, एंड नेटगियर उसका नाम है, दिस इज अ मैक एड्रेस। दूसरा बता रहा है कि 1.16 है कोई, जो होस्ट इज अब बता रहा है कस्टम मैक एड्रेस है या फिर आपकी वर्चुअल मशीन मैक एड्रेस यानी कस्टम मैक एड्रेस होगा, और अननोन दिखा रहा है। तीसरा आपको फिर से 1.20 होस्ट इज अब और इंटेल कॉर्पोरेट का बता रहा है ना। फिर उसके बाद आपको 1.22 कस्टम मैक एड्रेस, फिर एक रियलमी का डिवाइस है, कोई मोबाइल फोन है उसका दिखा रहा है, फिर अननोन है, फिर उसके बाद क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यहाँ पे दिखा रहा है, फिर उसके बाद अननोन है, फिर मोटरोला का है, Xiaomi का फोन है, फिर अननोन है यहाँ पे। इस टाइप से आपको क्या कर रहा है, सारे नेटवर्क शो कर रहा है, लास्ट में आपके सिस्टम की आईपी दिखा रहा है आपको जिससे आपने स्कैन किया है, ठीक है। ठीक है। सो ये टेक्निक हम यूज करते हैं किस लिए, अपने नेटवर्क को स्कैन करके क्या पता करने के लिए कि हाउ मेनी पीपल्स आर बेसिकली कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, ओके। ठीक है। सो ये हो गई नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग पहला पार्ट। अब इसमें से अगर आप कोई भी एक आईपी एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टारगेट स्पेसिफिक, ठीक है, ठीक है। तो हम टारगेट स्पेसिफिक अभी जब आएंगे तब करेंगे, राइट, ठीक है। सो यहाँ से हम स्विच करते हैं वापस से।
तो नेटवर्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमने सक्सेसफुली वहां पे पता किया कि आपके नंबर ऑफ पीपल्स कितने कनेक्टेड हैं, उनको आईपी एड्रेस क्या अलॉट किया गया है, और जो भी आईपी एड्रेस अलॉटेड डिवाइसेस हैं उनके मैक वेंडर्स क्या हैं या फिर उनके नेम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग। टारगेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम गैदर करते हैं जो भी हमारे पास सोर्स फाउंड है उसको उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो कोई वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स हो सकती हैं या फिर कोई ह्यूमन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर हम कर सकते हैं ऑन द टारगेट बेसिस। ओके। तो इस कंडीशन में सबसे पहला आता है आपका वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। तो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन की अगर मुझे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो क्या क्या निकलेगा वहां से, क्या क्या हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सम क्रूअल इंफॉर्मेशन नीड टू बी पिक्ड आउट अबाउट अ टारगेट वेबसाइट। दीज इंफॉर्मेशन कैन बी आईपी एड्रेस, सर्वर इंफॉर्मेशन, सब डोमेन्स, उसके पर्टिकुलर रजिस्टर, टेक्नोलॉजीज, उसके डेटाबेस, एवरीथिंग। आप जो भी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर सकते हो, जो जो चीजें वो यूज कर रहा है, स्कीमा वगैरह कौन से यूज कर रहा है, एवरीथिंग जो आप कलेक्ट करके यूज कर सकते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन या वेब टारगेट स्पेसिफिक ऑफ वेब एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं आईपी एड्रेसेस, यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, आईपी एड्रेस पता करना है, किसका, वेबसाइट का। तो उसके लिए देयर इज वेरी सिंपल कमांड, दैट इज अ पिंग कमांड, राइट। बिल्कुल। ओके, सो कैसे हम आईपी एड्रेस निकालेंगे। हम यूज करेंगे पिंग स्पेस, जैसे मुझे गूगल का चाहिए तो मैंने यहाँ पे यूज किया www.gwgle.com, राइट। एंटर किया तो इट विल गिव मी द आईपी एड्रेस, दैट इज 192.172.217.166.4, राइट। ओके। तो अगर मैं इस आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी करके ऑन द ब्राउजर पेस्ट कर देता हूँ तो इट विल गिव मी टू एक्सेस द google.com, राइट। पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, दैट इज द नेम ऑफ टूल NSLOOKUP। बिल्कुल। NSLOOKUP स्पेस www.gwgle.com। उसके साथ enter and it will give you the IP address, that is a similar one which you have to collect in the previous command, right। प्लस ये आपको IPv6 एड्रेस भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है आपका, दैट इज अ होस्ट कमांड, होस्ट www.gwgle.com, ठीक है। एंटर किया तो इट विल गिव यू द आईपी एड्रेस अगेन, प्लस IPv6 भी देगा, IPv4 भी देगा। एंड जो लास्ट टूल है उसका हम यूज करते हैं, दैट इज अ डिक टूल www.gwgle.com। ये आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाल के देता है, प्लस आपको सर्वर से बताता है कि यहाँ पे कितने सर्वर चल रहे होंगे जिसके थ्रू आपको एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। तो एंटर किया तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे हमने इससे क्वेश्चन किया था कि google.com का बताओ। अच्छा, एक और चीज है, जैसे यहाँ पे एक डॉट यूज किया गया लास्ट में, राइट। So what is the role of third dot in domain name system? Like I am just going on the Google and just browser and just type the dot in the end of .com and just press enter, so it will again accessing me the google.com as similar to previous one, right? Okay. So what is the role of third dot in every domain name system? No idea. No idea. Okay. आपको पता है जो भी रिक्वेस्ट हमारी जाती है वो कहाँ से होके जाती है? सर्वर्स के थ्रू। सर्वर्स के थ्रू तो जाती है, लेकिन एक सर्वर का कोई मेन रूट होगा ना। बिल्कुल रूट होगा, हाँ जी। जब हम यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो एक रूट के पास तो जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो डॉट है ना, ये आपको रूट रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है। ये थर्ड डॉट जो है वो आपको रूट रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए अभी मैं आपको इसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि रिक्वेस्ट कैसे पास होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लियर है। उससे हमने क्वेश्चन किया, उसने आंसर दिया मुझे। एक तो आईपी जो आपको प्रीवियस अभी मिल रही थी वही है, दूसरी सर्वर यूज कर रहा है जिसमें NS1, NS2, NS3, NS4 और उनकी आईपी एड्रेसेस क्या है, चेंज है। ओके, ये NS4 वाले NS2 ये इसके सर्वर के नाम है। ये सर्वर है जो एडिशनल सर्वर ये यूज कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि गूगल की रिक्वेस्ट केवल एक ही सर्वर पे जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आप अगर गूगल की रिक्वेस्ट चेक करोगे, हो सकता है आप अपने पास से चेक करो तो मे बी आपको सेम आईपी ना मिले। हाँ, देख लिया मैंने, हो तो है ना, नहीं मिल रही। हाँ जी। तो उस केस में क्या है कि डिफरेंट सर्वर पे हो सकता है रिक्वेस्ट जा रही हो, क्योंकि गूगल एक सर्वर नहीं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, दे आर नॉट यूजिंग सेम सर्वर, मतलब ओनली वन सर्वर। अमेजोन 3 सर्वर यूज करता है। Okay.
इन्हें हम नेम सर्वर बोलते हैं। एनएस सर्वर इज जस्ट टू नेम सर्वर। ओके ठीक है, तो नेम सर्वर काम किस तरीके से करता है, लेट्स सी ए स्मॉल वीडियो सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है। ये आईपी एड्रेसेस हैं और ये उसके डोमेन नेम्स हैं। एक पर्सन है, ये मार्केट जाता है, इसने देखा है एक इंस्ट्रूमेंटल शॉप, घर आया, उसकी वेबसाइट देख के आया है, घर आके अपना लैपटॉप ओपन करके उसके ऊपर इसने वेबसाइट को यूआरएल डाला और जस्ट एंटर किया, आईपी एड्रेस सर्च होना स्टार्ट हुआ, इसने एक शुगर क्यूब अपनी कॉफी में डाला है और वो होल्ड पर है। तो उस कंडीशन में जो डॉट है बेसिकली चला, सबसे पहले ये जाएगा रूट सर्वर के पास और ढूंढेगा कि .ca नेम सर्वर कहाँ पर है। ओके तो इसने इसे रूट के पास देखो जा रहा है, रूट के पास जाके इसने फाइंड करेगा .ca नेम सर्वर को। ओके रूट के पास पहुंचा, नाउ इट्स फाइंडिंग द .ca नेम सर्वर। .ca मिला, अब इसको लोकेशन मिल गई, अब ये .ca के पास जाएगा। देखो इतने सारे .ca के नेम सर्वर हैं। .ca के पास गया, .ca के पास जाके सर्च करेगा क्या फ्लेमिंग है इसके पास, जो वेबसाइट थी क्या वो रजिस्टर्ड है, इसे मिला, उसका आईपी एड्रेस मिल गया। अब ये जाएगा किसके पास, फ्लेमिंग के पास। एक्सेस हुआ, रिस्पांस लेके बैक। आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइड हुआ, शुगर क्यूब जो था वो कप में गया एंड वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, हाँ जी। सो आई होप इससे क्लियर हो गया होगा आपको कि नेम सर्वर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डॉट जो है वो आपको बेसिकली कहाँ लेके जाता है। ओके आगे सर। क्लियर है ना? हाँ जी हाँ जी। मेरा क्वेश्चन था, एक बार आप अपना वर्चुअल मशीन दिखाएंगे वो लाइनक्स वाला। ओके हाँ जी, इसके अंदर मेरे को थोड़ा सा बताएंगे 3998 IN क्या है, थोड़ा सा जैसे नंबर आ ये रहे इसका हैं। विंडो साइज है, विंडो साइज है। विंडो साइज है पैकेट्स के। ओके ये सर्वर्स के भी तो कोई ना कोई विंडो साइज होंगे ना, हाँ जी ये आपको वो बता रहा है। ठीक है। तो ये आगे कहीं यूज आना है, मतलब आ सकता है आगे या नहीं वैसे? नहीं, हमारे इसमें कहीं यूज नहीं होगा ये चीज। ओके और ये IN? ये आपको बता रहा है जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन है, लाइक कुछ क्वेश्चन किया था तो ये डिफरेंस बता रहा होगा। ओके इसका आइडिया नहीं है ये। ओके उसके बाद हमारे पास आते हैं सब डोमेन्स की इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक है, तो सब डोमेन्स क्या होते हैं बाय द वे? सब डोमेन्स मेरे ख्याल से डोमेन का पार्ट होते हैं ना। हाँ, डोमेन का पार्ट होता है, राइट। ठीक है डोमेन का पार्ट है, लेकिन सब डोमेन ऐसा हो सकता है कि कोई डोमेन की कोई कंपनी है जो डोमेन्स आगे रजिस्टर करके देती है, ऐसा कुछ है?
शायद। जैसे google.com है तो जैसे गूगल डॉक्स हो गया तो वो भी उसका सब डोमेन हो गया। ओके, सही हो। और कुछ? और कुछ हो सकता है निखिल? अभी तो वही लग रहा था। देखो सब डोमेन्स है क्या? सब डोमेन्स यू कैन से दैट दीज आर द child of the parent domain. जैसे mail.google.com। Exactly. ओके। accounts.google.com. ये ओके। क्या है? सारे सब डोमेन्स। तो सब। कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग कैटेगरीज बनाती हैं, है ना। उन कैटेगरीज को, अब जैसे कि अगर मैं एक वेबसाइट का नाम, जैसे अमेजोन है, ठीक है, वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, तो उनकी वेबसाइट में अकाउंट्स के अलग होगा, है ना, जो अकाउंट हैंडल करता होगा पूरा, तो accounts.amazon.com हो सकता है, ठीक है। feedback.amazon.com हो सकता है ना। refund.amazon.com हो सकता है, products.amazon.com हो सकता है। ये सारे क्या हैं? सब डोमेन्स कहलाते हैं। ओके। ठीक है, तो इनको सब डोमेन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अलग अलग लिंक है, तो मैं आपको 2-3 लिंक दिखाता हूँ जिससे आपको सब डोमेन्स आप फाइंड आउट कर पाओगे। ओके। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई वेबसाइट है, उसको हमने ट्राई किया निकालने के लिए, ठीक है, और उसमें जो मेन डोमेन है हमें उसके ऊपर वर्नेबिलिटी नहीं मिल रही, ठीक है, क्या नहीं मिल रही? वर्नेबिलिटी नहीं मिल रही। सो हो सकता है कि उसके सब डोमेन के अंदर कोई वर्नेबिलिटी हो और हम उसका यूज करके उसके अंदर एंट्री ले लें। ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया विप्रो का, ठीक है, wipro.com का, तो नाउ लेट्स सी विप्रो के कितने सारे सब डोमेन्स हैं। जैसे दिस इज द ओरिजिनल wipro.com and now look at here webcom02 wipro.com, sip.service.wipro.com, sip01 wipro.com, है ना, hp base wipro.com, carrier wipro.com, है ना, myconnect wipro.com, i.wipro.com, go.wipro.com, info.wipro.com, ये सारे क्या हैं? इसके सब डोमेन्स हैं। ओके। और हर सब डोमेन की आईपी एड्रेस भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। skype.video.wipro.com, videos.wipro.com। अब आप किसी को भी एक्सेस करना चाहो तो आप ओपन कर सकते हो, अगर वहां पे कोई आपसे लॉगिन नहीं मांग रहा है तो आप देख पाओगे। तो कई बार क्या होता है कि डोमेन्स इंटरनल नेटवर्क के लिए भी बनाए जाते हैं, है ना, कंपनी के इंटरनल नेटवर्क्स में भी तो चलते हैं डोमेन्स। हाँ जी। तो हो सकता है अगर कोई इंटरनल नेटवर्क का डोमेन है तो वो ना ओपन हो। क्योंकि ये कॉमन डोमेन्स भी नहीं है, मतलब एग्जैक्टली। हेल्पलाइन खुल सकता है मेरे ख्याल, helpline.wipro.com। देखा है नीचे हेल्पलाइन, नीचे। हाँ हाँ, ये ओपन हो जाएगा फिर। हम्म, कह रहा है पहले लॉगिन करो। हाँ। आपको हेल्पलाइन चाहिए तो पहले लॉगिन करो, उसके बाद आपको हेल्पलाइन सेंटर ओपन करके देगा ये। ओके, ठीक। तो लॉगिन करके चेक कर लो, है ना। हम्म। तो ये चीज क्लियर हुई सब डोमेन्स में। हाँ अब जी। इसके लिए ना अलग अलग, जैसे कि मैंने वेबसाइट डाल रखी है यहाँ पर, आप इनमें से किसी वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर सकते हो। जैसे एक ये भी अच्छी वेबसाइट है पेनटेस्टर टूल की, ठीक है, तो ये भी आपको सब डोमेन्स की ही इंफॉर्मेशन देती है। ओके। इसमें जो एक फुल स्कैन करके आ रहा था ऑप्शन, वो मेरे ख्याल से पेड होगा। पेड है, पेड है। चलो इसको ऑन देते हैं, तब तक हम दूसरे देखते हैं और वेबसाइट, लाइक एक spyc.com है।
नाउ लुक एट हियर, डीएनएस रिकॉर्ड बता रहा है आपको, सिक्योरिटी स्कोर बता रहा है आपको, ठीक है, डीएनएस हिस्ट्री, अलग अलग टेक्नोलॉजी भी बता रहा है, क्या बात है, तो काफी कुछ दे रहा है ना। HTTP हेडर इसे 21 मिले क्रॉल करने पे, 10 मेटा टैग मिले, CSS सोर्स पाथ 4 मिले, 31 लिंक्स हैं, 7 JS सोर्स। और क्या है, डोमेन्स आईपीस क्या करनी है, अच्छा अलग अलग चीजें चेक कर सकते हो, लाइक टेक्नोलॉजी देख सकते हो, पर्टिकुलर वो देखनी है, ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं, उसके पास आईपी एड्रेस क्या है या डोमेन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो अलग अलग बेसिस से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। दिखा रहा है 16 सेम डोमेन्स विद डिफरेंट सफिक्स, ओके लेट्स सी, ये देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, इट मींस ये भी आपकी पेड वेबसाइट है, ट्रायल दिखा रहा है ना, ट्राई फॉर फ्री, पेड है, बट आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है कि आप यहाँ से निकाल सकते हो कुछ कुछ डेटा, है ना। हाँ जी हाँ जी, वो वाली वेबसाइट अच्छी है, दूसरी वाली जो हमारी जो सबसे पहले खोली थी, जो सबसे पहले खोली थी, एक ये है, ये भी देता है, ये देखते हैं सबसे पहले। ये अलग अलग तरीके से काम करती है, देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको वेब डिटेक्ट करके दे देगी, ठीक है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है कि नहीं, एंड मैप कमांड भी चला के दे देगी, सब डोमेन्स फाइंडर कर देगी, पिंग टूल चला देगी, साइफर स्कैन है, आईपी हेल्थ स्कैन है, तो हम सब डोमेन्स फाइंड करते हैं। मैंने डाला wipro.com, लगा दो www, लेट्स सी क्या मिलता है हमें रिजल्ट। कह रहा है टोटल फाउंड हुए हैं यूनिक 451 यूनिक सब डोमेन, जिसमें 8 बेस्ट सब डोमेन टूल्स के थ्रू इसने इतने सब डोमेन यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, देखो ये लो, सही है, ये भी हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। इनमें से कोई फेक भी हो सकता है क्या? हो सकता है, Okay. हो सकता है इसमें से फेक जो हो वो एक हनी पॉट हो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ जी, तो ये भी वेबसाइट अच्छी है, इसने तो अभी तक स्कैन नहीं कर रहा है, छोड़ो इसको। तो आई होप सब डोमेन्स क्लियर हो गए कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। हाँ जी बिल्कुल। अब उसके बाद होती है सर्वर इंफॉर्मेशन। हमारे पास दो तरीके के सर्वर होते हैं, सर्वर में हमें देखो दो तरीके के सर्वर है, एक तो डेडिकेटेड सर्वर है, एक शेयर्ड सर्वर है, पता है डिफरेंस? डेडिकेटेड सर्वर तो मेरे ख्याल जो एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए है यूज हो रहा, पर्टिकुलर सर्विस इन द सेंस, मतलब कोई भी या तो सिर्फ वेब ट्रैफिक के लिए हो सकता है, ओके, और दूसरा हो सकता है कि सिर्फ एप्लीकेशन कंट्रोल, मतलब कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ही एक्सेस कर सकता है, हो सकता है। कोई पर्सन केवल उस मतलब एक ही पर्सन एक्सेस कर सकता है, मतलब हाँ मेरे ख्याल से डेडिकेटेड का ये मतलब है मेरे ख्याल से। ओके। शेयर्ड में क्या होगा? शेयर्ड में मल्टीपल सर्विसेज वो ले सकता है शायद एक्सेस, निखिल, या मेरे को एक और थोड़ा सा है, हो सकता है कि डेडिकेटेड वो है जो आपके पास पर्सनली मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पड़े हुए हैं, और शेयर्ड वो हो सकता है जो आपने किसी से लीज पे लिया हुआ है, मतलब किसी और के पास है शेयर्ड बट आप उसको यूज कर रहे हो, ऐसा है या तो। ये वाला काफी हद तक सिमिलर है, ओके दूसरा वाला रीजन। कुछ ठीक, बताओगे निखिल या बताऊं मैं? आवाज नहीं आई, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। देखो डेडिकेटेड में क्या है, आपके पर्सनल जो कंपनी के इंटरनल नेटवर्क्स कंप्लीट डिजाइन किए जाते हैं वो आपके डेडिकेटेड सर्वर्स पे होते हैं, ठीक है। हम जो भी वेबसाइट डिजाइन करते हैं वो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम ज्यादातर शेयर्ड सर्वर का यूज करते हैं, बिकॉज ये कॉस्ट में कम होते हैं, एंड इन सर्वर्स के ऊपर हम मल्टीपल वेबसाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। प्लस शेयर्ड सर्वर के अंदर आपकी केवल आप ही की वेबसाइट नहीं, आपके डिफरेंट और भी कंपनीज की वेबसाइट हो सकती हैं लॉन्च, ठीक है
ठीक है। तो अगर मैं आपको शेयर्ड सर्वर दिखाऊं यहाँ पे, तो जैसे कि हमारा GoDaddy है, बिल्कुल। ठीक है। तो कॉस्टिंग की बात करें तो डेफिनेटली आपका शेयर्ड सर्वर सस्ता पड़ेगा डेडिकेटेड से। तो लाइक हम होस्टिंग में चले गए, सबसे पहले देखते हैं डेडिकेटेड सर्वर्स। तो डेडिकेटेड सर्वर्स में प्लान्स देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऑन द HDD कैपेसिटी के साथ 8,839 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 9,000 पर मंथ का है, जिसमें आपको ये चीजें मिल रही हैं। ओके। ठीक है। तो डेडिकेटेड सर्वर में एक और फैसिलिटी होती है कि आप डेडिकेटेड सर्वर को परचेज करके एज अ शेयर्ड सर्वर डिफरेंट यूजर्स को दे सकते हो। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एक हार्ड डिस्क है, आपने हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाया, लोगों के डेटा आप स्टोर करा रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो, ठीक है। तो वो आप डेडिकेटेड सर्वर के थ्रू भी कर सकते हो। फिर अगर हम शेयर्ड सर्वर की बात करें तो शेयर्ड सर्वर किस तरीके के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं वो सिंगल होस्टेड वेबसाइट शेयर्ड सर्वर हो सकते हैं, या फिर वो मल्टीपल वेबसाइट होस्टेड शेयर्ड सर्वर भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये वाला स्टार्टअप प्लान देखूं तो 99 पर मंथ के हिसाब से, जिसमें 256 रैम मिलती है, एक ही वेबसाइट को आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। ओके। 30 GB का स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, एक डेटाबेस आप बना सकते हो, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, और आपको वन क्लिक टू इंस्टॉल वर्डप्रेस है, जिसमें आप केवल ब्लॉगिंग यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब इकोनॉमिक प्लान में एक वेबसाइट अभी भी है, लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई आपकी, रैम आपकी इंक्रीज हो गई, और डेटाबेस 1 से 10 हो गए। ओके। डीलक्स प्लान में आपका देखो अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप चेक करते हो और आपको मिलता है कि वो किस टाइप का है, उसमें एक ही वेबसाइट लॉन्च हो रखी है। लाइक कई बार हम सर्वर्स परचेज करते हैं, हम देखते हैं वहां पे तो एक ही वेबसाइट वहां पे लॉन्च हो रखी है, दूसरा नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेडिकेटेड हो गया। ओके। वो क्या हो सकता है, वो शेयर्ड हो सकता है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि वो शेयर्ड है या डेडिकेटेड है, राइट। तो उसको पता करने के लिए यूज होता है रिवर्स आईपी डोमेन। ओके। तो हम आईपी रिवर्स डोमेन या रिवर्स आईपी डोमेन का यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि यहाँ पे और कौन कौन से। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर आपको पता है कि एक घर तो है, ठीक है, लेकिन उस सोसाइटी के अंदर और कितने घर हैं, ये अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आपको उस सोसाइटी के अंदर जाना पड़ेगा, राइट। तो हम एक के थ्रू बाकी सबकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिसे बोलते हैं रिवर्स आईपी डोमेन चेक। ओके, ठीक। तो उसमें क्या है कि अगर जैसे कि एक घर को जिसको मुझे टारगेट मैंने किया है, अगर मैं उस घर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं उसके अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा, बिकॉज वो क्या है, काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो हो सकता है मैं उस सोसाइटी के अंदर के दूसरे घर के थ्रू उस सोसाइटी के अंदर एंट्री ले लूं, एंड देन फिर उसके ऊपर अटैक कर दूं। हाँ जी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे पहले के जमाने में एम्परर्स होते थे, अपने किले बनवाते थे, तो किले में जो मेन गेट है वो तो उन्होंने काफी सिक्योरिटी के साथ रखा, लेकिन पीछे का कोई एक गेट ऐसा था जिसपे लो सिक्योरिटी थी, वहां से अटैकर्स अटैक करके अंदर घुस गए, तो मेन किला तो वहीं से टूट जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज द मेन मेथड जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। यूज करने का तरीका क्या है कैसे करोगे, जैसे एक वेबसाइट है यू गेट सिग्नल, ओके। तो एक तरीके से ये हमें ये भी चीज बता सकता है कि कौन सा सर्वर इंटरनल है ऑर्गेनाइजेशन में और कौन सा बाहर से शेयर ले रखा है। ये चीज नहीं बताता है, ये केवल आपको बस रिवर्स डोमेन चेक करके बताएगा कि इस सर्वर के ऊपर और कौन कौन से वेबसाइट होस्टेड है। ओके, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया crosssecurity.com और चेक लगाया, तो it will give me some information. There are 10 more domains are hosted on the same server which is having the same IP, that is 103.133.214.2. ओके। ठीक है। तो ये 10 ऐसे और होस्ट हैं जो यहाँ पे क्या है, होस्टेड है। अब देखो, लेट अस सपोज आई जस्ट वांट टू क्रैक अ डोमेन दैट इज a crosssecurity.com, राइट।
बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इसकी सिक्योरिटी हाई है और मैं इस सर्वर के अंदर एंट्री नहीं ले पा रहा इसके थ्रू। ठीक है, तो हो सकता है मैं इनमें से किसी अदर वेबसाइट को ट्राई करूं और वो हैक हो जाए, उसके थ्रू मैं सर्वर पे एंट्री ले लूं। तो अगर मैं सर्वर पे एंट्री लेने में पॉसिबल हुआ तो उस केस में मैं इसको भी वल्नरेबल कर सकता हूं। तो यूज क्लियर हुआ कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? जी समझ गया। ठीक है, उसी के लिए एक और वेबसाइट है, दिस इज अ कॉर्पोरेट लेवल वेबसाइट। जब आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो तो वहां पे इस वेबसाइट को एज अ पेड वर्जन आपको मिलते हैं इस वेबसाइट के, जिसपे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे और कौन कौन है। ठीक है, डोमेन्स टूल वेबसाइट है नाम। तो जैसे मैं यहाँ पे गया, विप्रो का चेक किया सबसे पहले। तो विप्रो का चेक किया, इसने मुझे बताया देयर वन मोर डोमेन इज होस्टेड ऑन द सर्वर। इस सर्वर के ऊपर एक और होस्टेड है जिसका नाम है विप्रो कंसल्टेंसी डॉट अस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, मैंने चेक किया दोबारा से क्रॉस सिक्योरिटी .com and just click to look up. Now it will give me some information. There are more than 3 domains are hosted on the same IP address and कुछ के तो नाम बता रहा है, but बाकी के additional information देखने के लिए you just buy this tool with the using of $49. तो आप अगर इसको यूज करते हो तो दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट जो आपको काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है, बट स्टिल आप अगर इसका पेड वर्जन यूज करोगे तब। ठीक है, और इसकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली काफी हद तक आप बोल सकते हो दैट इंफॉर्मेशन 95% इज ट्रू। तो अदर वेबसाइट से अगर कंपेयर करें तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी है इस मामले में। ठीक है, तो रिवर्स आईपी डोमेन का जो वो है मेथड वो क्लियर हुआ। सर्वर्स पे हम किस तरीके से सर्वर की इंफॉर्मेशन क्यों निकाल रहे हैं एग्जैक्टली। हाँ जी, बढ़िया। नेक्स्ट हो सकता है कि आपको डेटाबेस इंफॉर्मेशन निकालनी पड़े। आप चाहते हो कि उसके अंदर कौन सा डेटाबेस यूज हुआ है, ये आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे जो कि एक्सटेंशन बेस्ड टूल है, दैट इज द नेम ऑफ वेबलाइजर। क्या नाम है? वेबलाइजर। तो ये एक्सटेंशन बेस्ड टूल है, आप इसको नॉर्मली गूगल पे जाके क्रोम में या फिर अपने जो वो है फायरफॉक्स उसमें भी ऐड करा सकते हो। वेबलाइजर मैंने यहाँ पे डाला तो ये मुझे एक्सटेंशन पे ले जाएगा और यहाँ पे ऐड टू क्रोम आ रहा होगा। ऑलरेडी आई एडेड, दैट्स अ रिमूव टू क्रोम आ रहा है। ठीक है, क्लिक करोगे ऐड हो जाएगा। आपको जो सी वेबसाइट चेक करनी है जस्ट उस पे उस वेबसाइट को ओपन करो, वेबलाइजर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा और ये आपको चेक करके बताएगा कि इसके अंदर डेटाबेस है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि लेट अस सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अ वेबसाइट दैट इज अ crow.in। तो यहां पे गया, मैं चेक किया, now just look at here, there is a database information which is using a MySQL database। हाँ जी, ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे और देखोगे लाइक टेक्नोलॉजी आपको पता करनी है तो यू कैन चेक द टेक्नोलॉजी आल्सो। हाउ? आप वेबलाइजर में ही चेक करोगे तो आपको देखो पहला तरीका तो यह है कि कोड एनालिसिस प्रोसीजर। आप कोड को देखो, एनालाइज करो, आपको आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप इजीली समझ जाओगे कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज करी गई है। राइट, दूसरा तरीका यह है कि आप वेबलाइजर टूल यूज कर लो, उसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी कौन सी है। ठीक है, प्लस उसके साथ आपको और अदर इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, जैसे कि दिस वेबसाइट इज यूजिंग अ CMS ऑफ वर्डप्रेस, वूकॉमर्स फॉर जो आपके क्या कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है ना, मार्केटिंग के लिए। फिर उसमें आपके अलग अलग टॉक टू लगा हुआ है, किसका चैट सिस्टम लगा हुआ है ना, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, UI फ्रेमवर्क्स यूज करे गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ है ना। अब अगर मैं आपको एक्स्ट्रा भी निकल सकती है इन्फॉर्मेशन क्या वेबलाइजर से कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन, जैसे PHP वाला दिखा रहे थे प्रोग्रामिंग, इसके आगे मतलब कुछ भी अगर स्क्रिप्ट ही देखनी है उसकी
किस तरह नहीं नहीं, स्क्रिप्ट नहीं निकलती है, केवल ये आपको बस वो बता रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वेबलाइजर बताएगा आपको कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी गई, जिसमें वेबसाइट यूजिंग बाय पीएचपी, और कौन कौन सी वेबसाइट है जो पीएचपी के थ्रू बनाई गई जा सकती है, जैसे कि गिटहब, पॉर्नहब, या फिर आपका ड्रुपल 127 पर लोकल होस्ट जो है, लारावेल की, फ्रीलांसर, वर्डप्रेस, ये सारी वेबसाइट आपकी किस पे है, पीएचपी पे बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपको केवल इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, फिर अगर आप इसको जैसे लोकल पे चेक करो, जैसे मैंने लोकल होस्ट अपना ओपन किया, फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन माय सर्वर। ओपन हो गया, एम्पलीफायर। ओके, मैंने लोकल होस्ट ओपन किया। मैं यहाँ से कोई सा भी एक प्रोजेक्ट जैसे मैंने ओपन कर लिया, लाइक ये ले लेते हैं। तो अगर इसके वेबलाइजर पे जाऊंगा मैं, तो इट विल गिव मी सम इंफॉर्मेशन that is using a database of MySQL and a programming language of PHP with the version of 5.5.12। देख लो, ये आपको वर्जन भी बता रहा है कौन सा यूज हो रहा है। इसमें जो वर्डप्रेस वर्जन है वो 4.8 यूज हो रहा है, so that is the old version, right? तो आप अगर नया इसमें इस वर्जन में आपको कोई वल्नरेबिलिटी पता है जो आपने फाइंड आउट कर रखी है, तो उस वल्नरेबिलिटी का आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो इसको हैक करने के लिए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, सो ये टेक्निक्स है केवल कि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं विक्टिम के बारे में, अभी केवल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या मिलता है हमें और क्या क्या हम निकालना चाहते हैं वहां से। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ रजिस्टर। तो डेटाबेस समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा प्रोसीजर कोड एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आपने जो सी वेबसाइट ओपन करी है, ठीक है, उस वेबसाइट का कोड ओपन कर लो कंट्रोल यू से, एंड रीड करो कि यहाँ पे कौन से टैग्स यूज करे गए हैं, कौन सा कोडिंग प्रोसीजर यूज किया गया है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। ठीक है, ओके। ठीक है, जैसे पीएचपी हमें पता है इसमें तो भी। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है ना, अदरवाइज हम कोड एनालिसिस करके वहां पे भी पीएचपी फाइंड आउट कर सकते थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नेम ऑफ रजिस्ट्रार। देखो, दो चीजें होती है, एक नेम ऑफ रजिस्ट्रांट होता है, एक नेम ऑफ रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, हम दोनों को फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे चला गया, आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है हु इज लुकअप, यूज करा होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो हु इज लुकअप में अलग अलग वेबसाइट्स ओपन कर लो, और जो मुझे अच्छी लगती है दैट इज whoisdomaintools.com, ओके, वही वाली जो अभी हमने देखी थी। ठीक है, जिस पे अभी हमने वो चेक किया था। तो जैसे मैंने यहाँ पे विप्रो का चेक कर लिया, ठीक है, सर्च किया wipro.com। नाउ लुक एट हियर, ये मुझे बता रहा है wipro.com इज अ रजिस्ट्रांट। ठीक है, विप्रो लिमिटेड, रजिस्ट्रांट ऑर्गेनाइजेशन विप्रो लिमिटेड, रजिस्ट्रांट कंट्री जो है वो इंडिया है, रजिस्ट्रार जो है वो नेटवर्क सॉल्यूशंस की तरफ से लिया गया है, यानी रजिस्ट्रार इसका कौन है, नेटवर्क सॉल्यूशन। तो अगर आप नेटवर्क सॉल्यूशन में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है। ओके, फाइंड योर नेक्स्ट डोमेन, है ना, क्या है, डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है, जस्ट लाइक ए थर्ड पार्टी ऑफ लाइक GoDaddy, बिग रॉक, है ना, उसी की तरीके। फिर कहाँ गए, हाँ, फिर उसके बाद बता रहा है कि इसका सर्वर जो है वो ये है इसका, वो इसका, और अगर कोई भी पर्सन कुछ अब्यूजिंग करता है या गलत तरीके की वेबसाइट इसके थ्रू यूज करता है तो आप इस पे जाके उसको कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, प्लस दिस इज अ नंबर जो ये दे रहा है। रजिस्ट्रार स्टेटस बता रहा है क्लाइंट ट्रांसफर प्रोहिबिटेड। हाँ जी, तो क्लाइंट ट्रांसफर प्रोहिबिटेड का मतलब है कि ये जो रजिस्ट्रार है इस डोमेन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता।
है ना। बिल्कुल। डेट बता रहा है कितने दिन पुराना है, कब क्रिएट किया गया था 1992 में, कब एक्सपायर होगा 2019 में, और अपडेट कब हुआ है 2020 में अभी, ठीक है। 7वें महीने की 30 तारीख को। जी हाँ जी। फिर बता रहा है नेम सर्वर, कितने नेम सर्वर यूज कर रहा है, 3। कौन सा नेम सर्वर है, webindia.com, जिसके ऊपर 1580 वेबसाइट्स और भी होस्टेड हैं। ओके, ठीक है। सो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, जस्ट ओपन इट एंड जस्ट पेस्ट इट ऑन द गूगल एंड ये आपको बता देगा webindia.com है क्या। सॉल्यूशन ये होस्टिंग के लिए दे देते हैं मेरे ख्याल से, सब प्रोवाइड करता है। हम्म, ये सारे नेम सर्वर्स हैं। नेम सर्वर्स के पास क्या होते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो पास हो रही है नेम सर्वर्स के पास। अगर कोई पर्सन सर्च करेगा तो ये webindia.com के जो NS1 है उसके पास जाएगा हमारा डॉट, और वो सर्च करेगा क्या इसके पास wipro.com रजिस्टर्ड है। ओके, तो ठीक है, उसके बाद विप्रो मिलेगी तो ये फिर विप्रो के पास चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये नेम सर्वर्स है। ओके। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, हाँ जी, ये वही है जो हमने अभी पीछे देखा था, हाँ, डॉट जो का क्या हमने मतलब। वीडियो में देखा था ये वही है। ओके, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है टेक कॉन्टैक्ट। अब देखो टेक कॉन्टैक्ट में वेब इंडिया इंटरनेट सर्विस चेन्नई प्राइवेट लिमिटेड बता रहा है आपको, एड्रेस भी दे रहा है, उसकी जो वो है ईमेल आईडी वो दे रहा है आपको, और उसके साथ में नंबर भी दे रहा है। फिर आपका ये शायद फैक्स नंबर होगा, है ना। हाँ जी, शायद वही होगा। फैक्स नंबर ऐसे ही तो होता है पूरा एक। ओके। हाँ, आईपी एड्रेस आपको बता रहा है कि सर्वर की आईपी एड्रेस क्या है, और बता रहा है इस सर्वर पे जहाँ पे आपका विप्रो है वहां पे ये अदर वेबसाइट भी होस्टेड है। hosted है, हाँ जी। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो इस पे बता रहा है कि इस सर्वर के ऊपर आपकी इतनी वेबसाइट होस्टेड है। आप रिवर्स आईपी यहाँ से चेक करोगे तो ये आपको वही चीज दिखाएगा कि इसके ऊपर एक वेबसाइट होस्ट दिखा रहा है केवल, हाँ जी, है ना। बट एग्जैक्टली सही में अगर आप इसका पेड वर्जन यूज करते हो तो इट विल गिव यू फुल डिटेल्स, दैट इज 4865 वेबसाइट आर होस्टेड हियर। हाँ जी, नेक्स्ट है आईपी लोकेशन। आईपी लोकेशन बता रहा है कि ये जो सर्वर है वो कहाँ का है, वॉशिंगटन ऑफ amazon.com की तरफ से मिल रहा है इसे। ठीक है, ठीक है। ASN जो एशिया कोड होगा उसका वो बता रहा है। ठीक है, कब हुआ था वहां पे, कब इसको लॉन्च किया गया था वो बता रहा है, मई 4 में 2000 में लॉन्च किया गया था इस सर्वर को। ठीक है। डोमेन स्टेटस बता रहा है एक्टिव है। आईपी हिस्ट्री बता रहा है आपको 38 चेंजेस ऑन 38 यूनिक आईपी एड्रेस ओवर 14 ईयर्स। 14 साल में 38 बार इसका आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है सर्वर का, जिसमें 38 बार इसको यूनिक आईपी एड्रेस मिला है, हाँ जी, ठीक है। चेंज हुआ था। रजिस्ट्रार हिस्ट्री 2 रजिस्ट्रार थे, इसमें 3 ड्रॉप हो चुके हैं, यानी टोटल 5 रहे होंगे, जिसमें 3 ड्रॉप हो गए, अब 2 बचे। ठीक है। और होस्टिंग हिस्ट्री 5 चेंजेस और 2 यूनिक नेम सर्वर ओवर 15 इयर्स। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, वेबसाइट टाइटल में आपको 500 SSL नेगोशिएशन दिखा रहा है ना। हाँ जी, और रिस्पांस कोड 500 यानी इंटरनल सर्वर एरर होनी चाहिए, हाँ जी, हो सकता है है। ना। बट ये यहाँ पे इसने स्पूफ करा रखा है। ओके, मतलब आप जब डोमेन लेते हो तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को वहां से हाइड कर सकते हो ना। हाँ जी, कोई भी पर्सन चेक करे तो उसे पहले ही पता चल जाए 500 है तो चलेगा ही नहीं, तो इसको इस पर टैग ही ना करे। ओके, तो एक तरीके से अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक तो ये बेवकूफ बना रहा है। ओके, ठीक है। अब जैसे मैं किसी, अब नीचे पूरी डिटेल दे रहा है। ठीक है। अब जैसे मैं किसी और का चेक करूं, लाइक लेट अस सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ crosssecurity.com। ठीक है। नाउ लुक एट हियर, रजिस्ट्रार कौन है, अमित, ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ, इंडिया, हाँ जी, कंट्री, पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री से परचेज किया गया है इसे। हाँ जी, तो पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री क्या है, सर्विस प्रोवाइडर ही होगा ये भी। डोमेन रजिस्ट्रेशन सॉल्यूशंस, है ना। हाँ जी, इंटर डोमेन नेम सर्च करेगा, सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। ओके,
कहाँ गया हमारा, अच्छा ये फिर वो बता रहा है कि कोई अब्यूज करता है, वेबसाइट गलत तरीके यूज करता है, तो यहाँ पे आप वो कर दो, इन्फॉर्म कर दो इसे, है ना। ठीक है, रजिस्ट्रार स्टेटस दिखा रहा है, क्लाइंट प्रोहिबिटेड है, ट्रांसफर नहीं हो सकता। डेट दिखा रहा है कितने दिन पुराना है, कब क्रिएट किया था, कब एक्सपायर होगा, कब अपडेट होगा। ठीक है, नेम सर्वर आपको बता रहा है, नेम सर्वर क्या है, ईवेब गुरु का नेम सर्वर यूज हो रहा है, टैप्टी ईवेब गुरु यूज हो रहा है। अभी तक ये जो नेम सर्वर यूज कर रहा था वो केवल ईवेब गुरु का कर रहा था। अब इसमें एक नया इन्होंने जोड़ दिया है, कोई सब डोमेन, यानी कि एक सब नेम सर्वर इन्होंने बनाया है, दैट इज टैप्टी ईवेब गुरु के नाम से। इसमें मेरे को यहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे डीएनएस वो था प्रोवाइडर ऊपर, डीएनएस प्रोवाइडर था हमारा ये, ठीक है, पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री, ठीक है। ये किसी और से सर्वर इस पे लेके मतलब इस तरीके का है क्या ये नेम ऑफ सर्वर, किसने किसी और से सर्वर ले रखे हैं? सर्वर कभी भी खुद के नहीं होते हैं, ओके, ये केवल डोमेन पर आपको दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो है ना, वहां पे आपको वेबसाइट मिल रही है, लेकिन वेबसाइट की जो कंप्लीट सर्वर है वो कहीं और है, कहीं और है, ठीक है। ठीक है, तो अगर वहां तक जाना है तो सबसे पहले सर्वर के पास जाके चेक करना पड़ेगा कि वो वेबसाइट एक्चुअल में है कहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो रिक्वेस्ट जाएगी पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री के पास, और वो आपको एक्सेस करके देगा किसको, आपकी crossSecurity.com को, बट लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट पास होके आई है आपकी ईवेब गुरु के पास से। ओके, ठीक है। टैग इन्फॉर्मेशन में आपको अमित बता रहा है, क्रॉ बता रहा है, उसका नंबर दिखा रहा है और ईमेल आईडी भी दिखा रहा है। सर्वर बता रहा है, सर्वर की आईडी सही है, 245 other sites are hosted here, है ना। लोकेशन महाराष्ट्र, मुंबई, ईवेब गुरु, जो ईवेब गुरु सर्वर है वो कहाँ पर है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। इसका एएसएन कोड जो है वो ये है, और ईवेब गुरु की अगर हिस्ट्री जाननी है तो 2014 में आया था 15 सितंबर को। स्टेटस एक्टिव है, 2 चेंजेस किए गए हैं, दोनों बार यूनिक आईपी मिली है 2 साल में, एक रजिस्ट्रार है इसका और केवल सिंगल, प्लस 5 चेंजेस हुए हैं जिसमें 4 यूनिक नेम सर्वर मिले हैं और एक आईपी बार-बार रिपीट हो रही है, एक होस्टिंग हिस्ट्री एक रिपीट हुई है। ठीक है, वेबसाइट टाइटल सही दिखा रहा है, वेबसाइट का सर्वर टाइप सही बता रहा है, दैट इज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको सर्वर दिखाता हूँ, क्या थी हमारे पास, crossSecurity.com, ठीक है। हम चले गए यहाँ पे वेबलाइजर पे, नॉट जस्ट लोकेट हियर, कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट यूज हो रहा है, वेब सर्वर कौन सा है, जी, IIS, किसमें यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट में यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है विंडोज सर्वर, तो मुझे यहाँ से कंफर्मेशन हो गई, है ना। रिस्पांस कोड 200 एक्टिवेटेड है, ठीक है। टर्म्स इतनी यूनिक लिंक इसके अंदर यूज करे गए हैं, प्लस इमेजेस 92 है जिसमें 9 इमेजेस में ऑल टैग मिसिंग है, ठीक है। एंड लिंक में 241 लिंक्स है जिसमें इतने इंटरनल और इतने आउटबाउंड लिंक्स हैं, ठीक है। नीचे आओगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, पेड यूज करोगे आपको और कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मैंने तो एक वेबसाइट पे चेक किया, ठीक है, आप एक पे नहीं, आप कम से कम 3-4 वेबसाइट्स पे इसी चीज को चेक करो, क्रॉस चेक करो कि एग्जैक्टली इसने सही बताया है कि नहीं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में ये चीज याद रखना, कभी भी किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वी कैन चेक ओवर एटलीस्ट 3 to 4 वेबसाइट टू क्रॉस चेक ऑल द डिटेल्स इज करेक्ट और नॉट। ओके, ठीक है। ठीक, तो हमें नेम ऑफ रजिस्ट्रार पता चल गया। अब क्या होता है, एक फाइल होती है robot.txt आपके सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो लेट अस सपोज हम सारे सर्वर्स पे होती है, सब सर्वर पे होती है, wipro.com ये कस्टम फाइल होती है जो आप डालते हो, आप मतलब जो डेवलपर है वो डालता है, ठीक है, robot.txt। तो नाउ लुक एट हियर, ये वेबसाइट आपको, ये फाइल आपको बताती है कि आपको कौन सी डायरेक्टरीज एक्सेस करने की परमिशन है और कौन सी नहीं, ओके, जिसे हम व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर कोड में केवल 3 चीजें होती हैं, एक तो यूजर एजेंट, एस्ट्रिक का मतलब है सब कुछ, ठीक है, इस अलाउ का मतलब है कि ये डायरेक्टरीज रीड नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, ओके,
ठीक है। एंड तीसरा होता है अलाउ। अब कई बार क्या होता है कि आपने डिसअलाउ दिया, उसके साथ में आप अलाउ भी दे देते हो, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें पूरे फोल्डर को मैंने डिसअलाउ किया, बट इसके अंदर की कोई एक फाइल थी जिसको मैं अलाउ करना चाहता था, तो मैं नीचे एक अलाउ दे सकता था। ओके, ठीक है। वो हो जाता है अलाउ में। तो तीन ही चीजें होती हैं, और ये हर फाइल, ये फाइल जो है वो हर एक डेवलपर अपडेट करता है अपने कोड के अंदर। ठीक है। क्लियर? ओके, हाँ जी। तो यहाँ से पढ़ सकते हो इसको। अब जैसे कि नाउ लुक एट हियर, WP एडमिन तो ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन WP एडमिन में ये फाइल रीड हो सकती है, ओके, ठीक है। ठीक है। प्लस उसके नेविगेशंस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं साइट मैप का। ठीक है। साइट मैप क्या होता है कि जैसे कि एक आर्किटेक्ट ने एक घर बनाया, तो घर के अंदर आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, मैप के अंदर देख सकते हो ना, हाँ जी, बिल्कुल। क्या क्या है। वैसे साइट मैप आपको बताता है इस पूरी वेबसाइट में कितने लिंक हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है, कितने पेजेस हैं। ओके। तो तो ये साइट मैप वाला जो ये हर वेबसाइट के लिए होगा? ये हर वेबसाइट में होता है साइट मैप। तो लास्ट में जैसे हमने रोबोट वाला डाला था उसमें सब में सेम ही होगा ये चीज, WP करके साइट मैप, मतलब एग्जैक्ट इसी तरीके नहीं से नहीं होगा? नहीं, ये वर्डप्रेस पे इसलिए WP है, ठीक है। हाँ जी। नॉर्मल होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल केवल। ओके, ये ठीक है। वर्डप्रेस पे बनी है, इसलिए इस पे WP यूज किया गया है। ओके, तो मतलब किसी वेबसाइट के आगे अगर मैं साइट मैप डॉट XML लिखूंगा तो वो दिखा देगा साइट मैप? अगर उसने वेब पेज अपलोड कर रखा है साइट मैप वाला डाल के, है ना, तो वो अच्छा। दिखा देगा। ये एक तरीके से क्रॉलर प्ले भी होता है, गूगल क्रॉलर जो होता है ना, हाँ। वो भी बताता है कि आप कहाँ कहाँ जाके रीड करना है, आपको क्या क्या चीजें रीड करनी है। ओके, ठीक तो है। ये प्रमोशंस में भी यूज होता है। अच्छा, ओके। ओके, ये है। सही। ये नहीं है, इसके अंदर और साइट मैप है, हम्म, देखना है। हम्म, हाँ जी, कोई अगर खोल के देख सकते हो थोड़ा? ओके। तो बेसिकली साइट मैप आपका हो गया जो एक वेबसाइट है उसके अंदर कितने लिंक्स हैं, मतलब जो आप क्लिक कर सकते हो, एक्सेस कर सकते तरीके हो। से पेजेस कितने हैं या कितने कितने पेजेस? हाँ, नेविगेशन पार्ट है, वो आपको बिल्कुल। बताता है साइट मैप। ठीक है, सॉरी। अब ये देखो, अबाउट अस का पेज क्लिक करोगे तो अबाउट अस पे चले जाओगे, ओके। है ना, हाँ जी। ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, साइट मैप। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। बैकलिस्ट टू एक्लिस्ट क्लियर है, हाँ जी, बिल्कुल। बढ़िया। सो ये पार्ट था जिसमें मैंने वेबसाइट नीचे, अच्छा एक और वेबसाइट है mxtoolbox.com। दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट यूज्ड इन कॉर्पोरेट लेवल, ओके। ठीक है। पेड वेबसाइट है, आप इसको डाल के यूज करके देखना। हाँ अगर जी। आप के वहां पे लाइक साइबर वो है, क्या कहते हैं, सॉरी, साइबर सिक्योरिटी की टीम है, तो उसमें हो सकता है वो इस वेबसाइट का यूज करते हो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। एक्चुअली हम ना वैसे वो रिकॉर्डेड फ्यूचर है उसको यूज करते हैं अभी। कौन सा वाला? रिकॉर्डेड फ्यूचर। रिकॉर्डेड फीचर? फ्यूचर, रिकॉर्डेड फ्यूचर। रिकॉर्डेड फ्यूचर? हाँ जी। ये यूज करते हो हाँ रिकॉर्डेड? जी। हाँ जी। तो हमारे पास है, मतलब ये पेड है हमारे पास। ये भी आपका पेड ही है? हाँ, ये पेड है हमारे पास ये वाला। अच्छा, हाँ, तो ये तो आपको काफी अच्छी डिटेल दे देता होगा, हाँ जी, हाँ जी। ब्रांड काफी अच्छा इंटेलिजेंस रहता है। सब कुछ तो बता रहा है, वर्नेबिलिटीज भी बता रहा है ये तो, हाँ जी, हाँ जी, वर्नेबिलिटी भी दे देता है। बिल्कुल। सही है। तो इसका कोई ट्रायल व्रायल नहीं है? ट्रायल है इसमें, मेरे को आप ट्रायल यूज कर सकते हो।
कुछ दिन के लिए होता है, चलो है। यूज करके देखता हूँ। ओके, थैंक्स। मोस्ट वेलकम। तो ये थी कि हम टारगेट स्पेसिफिक में वेबसाइट्स की किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको टारगेट स्पेसिफिक में एक सर्वर की दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो उसके लिए हम अपनी वही काली मशीन पे आ जाते हैं वापस से। नाउ लुक एट हियर, सबसे पहले आईपी चेक कर ले हमारे पास क्या है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया आईपी if config, तो मुझे आईपी मिल गई, दैट इज 192.168.223.134, ठीक है। तो मुझे पता चल गया सीरीज कौन सी है, 223, राइट। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ARP स्कैन, ARP-scan-L, एंटर। सो इससे मुझे आईपी दिखाई, यहाँ पे एक सर्वर चल रहा है जिसकी आईपी है 223.128। तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे यूज किया nmap। सो अब देखो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज अ टारगेट स्पेसिफिक ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द आईपी ऑफ टारगेट, राइट। तो जो हमने नेटवर्क स्कैनिंग के थ्रू यहाँ पे पता किए कि कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं या सर्वर्स चल रहे हैं, उनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमने पहले स्कैन किया था ये आर्प स्कैन वाला, तो उसमें बहुत सारे आईपीस आ रहे थे, क्योंकि वहां पे सीरीज चेंज थी। अच्छा, वो 1 की सीरीज थी, ये 223 की सीरीज है। ओके, ठीक है। मैंने जो स्कैन कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली किसी प्राइवेट नेटवर्क पे नहीं, मैं किसी की भी सिस्टम पे स्कैन नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इसको एज अ अलग से एक सर्वर जो मैंने स्टार्ट कर रखा है विद आईपी ऑफ 223 उसके ऊपर स्कैन कर रहा हूँ। ओके ओके, जो लोकल होस्ट था आपका। नहीं, इट इज नॉट माय लोकल होस्ट, इट इज अ डिफरेंट नेटवर्क आईपी, डिफरेंट नेटवर्क सीरीज। ओके, तो मैं डिफरेंट नेटवर्क सीरीज के ऊपर मैंने एक सर्वर अपलोड कर रखा है, उस सर्वर के ऊपर मैं स्कैन कर रहा हूँ इस समय, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये मुझे जो सीरीज मिल रही है ना वो 223 की है, ये वाली, ठीक है। हाँ जी। तो मैंने इसको टारगेट किया एंड प्रेस किया एंटर। आप जब भी कंपनी में करते हो तो आप दोनों तरीके से करोगे, यानी कि आप अलग से वहां पे सर्वर आईपी भी चेक कर सकते हो सबनेटिंग 16 के थ्रू, ठीक है। तो आपको आईपी पता चल जाएंगे और कौन कौन सी चल रही हैं, आप उनपे भी स्कैन लगा सकते हो, या फिर आप कंप्लीट जो आपका ब्रिज कनेक्शन है उस पे तो आप स्कैन करोगे ही करोगे। अच्छा, तो इसके लिए क्या मुझे अपना आईपी चेंज करना पड़ेगा क्या? इसके लिए आपको सीरीज चेंज करनी पड़ेगी अपने आईपी की। सीरीज चेंज करनी पड़ेगी? सीरीज चेंज करने का मतलब है जो हमने कल पढ़ा था नेट एंड ब्रिज। हाँ जी। तो मैं इस समय जो हूँ ब्रिज कनेक्शन में हूँ, सॉरी नेट कनेक्शन में हूँ, ओके, पहले मैं ब्रिज में था, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्कैन किया, तो nmap के थ्रू स्कैन करके मुझे पता चला, जो मेरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट स्कैन है उसमें मुझे पता चला कि पोर्ट नंबर ये है, स्टेट ये है, सर्विसेज ये हैं, यानी इतने पोर्ट एक्टिवेटेड है विद द टीसीपी एंड उनकी जो सर्विसेज हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ओके। दिस इज अ वेरी सिंपल स्कैन। आप इसके थ्रू किसी वेबसाइट को भी स्कैन कर सकते हो, लाइक मैंने nmap यहाँ पे यूज किया अगेन, एंड मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे दिया है, दैट इज www.gwgle.com, ठीक है। And press enter. So it will take few time and it will revert you some to result, that is like which type of ports and services are basically active here. ओके, इस पार्ट में ना थोड़ी सी आप मेरे को हेल्प कर देना, मतलब थोड़ा मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में। कोई नहीं, पूछते रहो। हाँ, एक्चुअली अगर जस्ट इन केस अगर मान लो मैं किसी की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, Okay. तो ये सारी मतलब पर्टिकुलर उस टारगेट की आईपी मैं कैसे सेलेक्ट करवाऊंगा, बस ये मेरा क्वेश्चन है। कैसे सिलेक्ट कर पाओगे? हाँ, मतलब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर आईपी का ही देखना है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये मैंने पर्टिकुलर एक टारगेट आईपी जो सिलेक्ट करी थी ऊपर। हाँ, नहीं आपने वही मैं पूछ रहा हूँ, सिलेक्ट कैसे किया, तो थोड़ा सा अगर। कैसे सिलेक्ट किया? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ, बिकॉज मुझे पता था, अभी ना थोड़ा सा वेट करो, अभी हम जब सिस्टम हैकिंग वाले पार्ट पे आएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी इसके बाद आएगा नेटवर्क स्कैनिंग, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका इनुमरेशन। जब ये चीजें हो जाए ना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा पूछना, देखना पूछना नहीं पड़ेगा। ओके,
ठीक ठीक है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हुआ था ना स्कैनिंग वाले में, हाँ जी हाँ जी क्वेश्चन आ रहा था फिर अपने आप क्लियर हो गया था, वही चीज होगी दोबारा से। ओके ठीक एक बस लिख लो अगर भूल जाते हो तो। यहाँ पे बता रहा है 997 पोर्ट्स आर फिल्टर पोर्ट्स एंड 53 पोर्ट नंबर जो कि डोमेन सर्विस पर है, 80 पोर्ट नंबर HTTP एंड 443 जो HTTPS पर है। ओके ठीक है, तो ये मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ से। हाँ जी हाँ जी So this is all about the scanning part of web application and the target specific. ठीक है, अब ह्यूमन स्पेसिफिक बचा है जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी पार्ट, तो वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे करते हैं। ओके ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे नेटवर्क स्कैनिंग और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लैब सेटअप भी कैसे करना है अपना। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम 3 o'clock। ओके, और तब तक आप चाहो तो थोड़ा बहुत रचित ये पूछना था, क्या चीज? हाँ ये पूछना था ओएस कौन सा बेटर होगा, काली या पैरेट? According to me, I'm just suggest you use Kali operating system. If you want, you can use Parrot also because Parrot is another flavor of the Linux operating system. तो आप वो भी यूज कर सकते हो, but the repository is basically using the Kali repo. तो repo जो है वो Kali की यूज होती है। पैरेट इज जस्ट मोर ग्राफिकल इंटरफेस। और एडिशनल भी है उसमें कुछ एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल्ड, बस यही है फर्क, ज्यादा कोई फर्क नहीं है जीयूआई का ही। अगर आपका देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका जो पर्टिकुलर लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपकी मशीन है वो हाई कॉन्फ़िगर्ड मशीन नहीं है, ठीक है, और लोड लेती है, तो उस केस में आप पैरेट डाल लो या मिंट डाल लो। अदरवाइज आपकी मशीन बेटर है, सही से चलती है, ज्यादा उसकी रैम एम कंफर्टेबल है, तो उस केस में फीचर्स गुड हैं, तो आप उस केस में काली को यूज करो क्योंकि ओवरऑल यूज काली ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही। ठीक है, तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक आप थोड़ा बहुत पढ़ लो ताकि अगले क्लास में क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ जी बिल्कुल। तो इसके नोट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा। बाय बाय। ओके रचित, ओके बाय बाय। ओके।